उनका मेरी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनका म्यूजिक सिर्फ अच्छा ही नहीं, जादुई था। उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ। एक मसाज मिल जाती है आपके वोकल कॉर्ड्स को। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जरूरी है लाइफ में। ओपन योर माउथ एंड सिंग। पता नहीं बॉम्बे में क्या होगा, अरे क्या हो गया, तो आप कोरस में गाना चाहेंगे। दीज आर फ्री टिप्स जो आपको HM शो पर ही मिलेंगी। कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन फिर भी खुशी ढूंढ रहे होते हैं। बचपन में बढ़ता है लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। मुझे लगता है अगर लाइफ पार्टनर लाइफ में सही मिल जाए ना तो आधी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्टेड है। BTS with Harish Moyal. नमस्ते, दिस इज़ हरीश मोयाल एंड BTS विद HM में आज हमारा दूसरा एपिसोड है। सो आज हमारे बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है और उनका जो ये प्रोफाइल है ना इतना बड़ा है कि मुझे इधर आईपैड में लिखना पड़ा है कुछ उनको सूफ़ी की सुल्ताना बोलते हैं। उनके टैलेंट की तो दुनिया दीवानी है और जब आप उन्हें देखेंगे तो 100% आपके भी दिल को सुकून मिलेगा। ऐसी सुकून भरी उनकी आवाज़ है और उनके हुनर की तो क्या बात करूं मैं, हुनर की वो मम्मी है। रंग दे बसंती, जब तक है जहाँ, रॉक स्टार, रईस, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल और सिर्फ बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में भी 127 आवर्स और कोक स्टूडियो की हर सीज़न में उन्होंने शिरकत की। द वॉइस इंडिया में उन्होंने कोच की भूमिका निभाई। आईफा अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और अभी बस करता हूँ ना, प्लीज़ उधर जाके देख लेना ना आप गूगल पे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस द वन एंड ओनली हर्षदीप कौर विद अस इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सो आई होप मुझे लगा शायद ये एक एपिसोड आपकी आईपैड पढ़ने में निकल जाएगा। थैंक यू, आप स्टॉप हो गए। नहीं सच्ची, मैं ना दिल से बताऊँ, मैं जब यू सेड यस ना फॉर दिस एपिसोड, मैं मतलब मुझे बहुत खुशी मिली और बहुत अच्छा लगा। कई बार क्या होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है और उसमें से इन सब चीज़ों के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आपने निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू हमारी हरीश जी। पूरी टीम की तरफ से। मैं दही भल्ले खाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इनकी जो प्यारी सी वाइफ है वो बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले बनाती हैं, तो मैं एक्चुअली उन्हीं के लिए आई हूँ। अच्छा तो यार, एक्चुअली दही बल्ला आपको पता, वो एक इंस्टेंट वाली रेसिपी है नहीं। नो ऑन जोक्स अपार्ट, हरीश इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आई थिंक दैट्स द रीज़न आई एम हियर टुडे। ये कमाल था। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद उनकी आवाज़ का कायल हूँ। बहुत अच्छे गाने और इतना सुकून। कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी बात का पहलू होता है ना, जहाँ से बात शुरू करनी होती। तो मैंने कुछ ना क्वेश्चंस लिख लिए थे, ईमानदारी की बात में बताऊँ, पहले मैं पढ़ देता हूँ आपको। आज जो हम बात करेंगे, एक तो कई बार होता है आर्टिस्ट की कुछ ख्वाहिशें होती है जो कि और करना होता है लाइफ में। हमें बाहर से देख के मुझे लगता है कि आपने तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी दिल में कुछ बातें होती है। थोड़ा हम लोग आज थोड़ा उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे और 100% आपको कुछ अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं। एक हैप्पी फैमिली को कैसे आप जी सकते हैं, और अभी तो मदरहुड की भी टिप्स मिल सकती है। लेट्स सी। एक हम लोग आपके पेरेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है पापा जी ने भी दिल्ली से शुरुआत की और उनका कारोबार भी म्यूज़िक का ही था। सो सबसे अच्छा ये होता है कि मैं आप इससे पूछ लूँ कि पहला सवाल मैं क्या पूछूँ। आपको जैसे सही लगे। अच्छा, आपने पापा की अब बात शुरू कर ही दी है, तो इनफैक्ट उनका मेरी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जब वो छोटे थे वो गाया करते थे, फिर वो बड़े हो गए, उन्होंने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की एक फैक्ट्री शुरू करी दिल्ली में। और जब वो फिर पापा बने, उनकी 2 बेटियां हैं, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर सिमरन। तो हमें भी बचपन से वही माहौल मिला है, घर पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स थे और म्यूज़िक का माहौल रहता था, अच्छे गाने सुनाए जाते थे। तो उन्होंने ही मेरा टैलेंट पहचाना कि इसमें तो सिंगिंग का हुनर है। तो उन्होंने मुझे मेरी पहली जो आप कह सकते हैं कि मेरा पहला लेसन दिया, पहला सारेगामा मेरे पापा ने ही सिखाया। और उनको लगा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, इसको और इनकरेज करना चाहिए। देन ही सेंड मी टू क्लासेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक। स्कूल में काफ़ी गाया करती थी, तो उन्होंने मेरा वो टैलेंट पहचाना और मुझे और इनकरेज किया। और फिर मेरी स्कूलिंग फिनिश होने के बाद दिल्ली में सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम
बॉम्बे आए, इधर मैंने अपना कॉलेज किया. सो ही वॉज ऑलवेज देयर सपोर्टिंग मी. अपना खुद का काम छोड़कर वो आए थे. बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स कहते थे कि आप अपना बसा बसाया बिजनेस क्यों छोड़ के जा रहे हो, पता नहीं बॉम्बे में क्या होगा. तो एक अनसर्टेनिटी थी, बट ही हैड सो मच कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन माई टैलेंट एंड फेथ इन बाबा जी कि जो होगा अच्छा ही होगा. लेकिन हम अगर जाएंगे ही नहीं तो कैसे ये अपने टैलेंट को आगे परस्यू करेगी, इसका करियर कैसे बनेगा. तो वो सब उनके डिसीजंस थे और उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ. देखिए, पिता जो होते हैं ना जीवन में, वो उनका बच्चों की तरफ जो प्यार होता है वैसा प्यार और किसी रिश्ते में मिल नहीं सकता है. और उन्होंने जो किया, मेरे को भी अब लगता है नित्या के लिए कि यार ऐसा करना चाहिए, लाइक यू नो. आप बहुत अच्छे पापा हैं और मैं देखती रहती हूँ नित्या की ग्रोथ, किस तरह वो इतनी अच्छी आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, इतने अच्छे संस्कार हैं. तो वो देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है एज न्यू पेरेंट्स. कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जी. लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने बात बोली कि फेथ, आपने बाबा जी बोला, तो कहीं ना कहीं एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन इंसान का ना उसको आगे बढ़ने में मदद करता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि जहाँ तक आपकी लाइफ के बारे में मैं बात करूँ तो बच्चों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई अगर माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो कम से कम हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि उनको नीचा नहीं देखना पड़े कभी भी. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेज, जी. आपकी फैमिली लाइफ वहाँ से यहाँ पे क्या बदलाव आपको लगता है? पहले पापा सब कुछ करते थे, फिर जब आपकी लाइफ में हस्बैंड आए, कुछ तो बदलता है. और मैं तो इनफैक्ट हरीश जी कहूँगी, मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि मुझे दोनों परिवार ही इतने प्यारे मिले हैं. पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी तो इतना लाड प्यार मिलना, इतना सपोर्ट मिलना. तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी शादी के बाद आपको क्या चेंज महसूस हुआ है. तो मैं तो कहूँगी कि कोई चेंज हुआ ही नहीं है. अच्छा. मुझे लगता है कि मुझे एक और फैमिली मिल गई है जो बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी है. इनफैक्ट मन की दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन शादी के बाद ही शिफ्टेड टू मुंबई फॉर मी कि मेरा करियर अफेक्ट ना हो. ही वॉज वर्किंग एंड ही सेड कि मेरा काम तो ऐसा है कि मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपका जो काम है वो सिर्फ बॉम्बे में हो सकता है. सो ही शिफ्टेड विद हिज फैमिली. उनके माँ बाप भी हमारे साथ रहते हैं. वो भी दिल्ली से शिफ्ट हुए जहाँ पर वो 50 साल से भी ज़्यादा सालों से रह रहे थे. तो मुझे तो ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आए हैं दैन माई लाइफ. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा परिवार मिला जो मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं है. हमेशा इनकरेज किया जाता है अपनी सिंगिंग को और आगे बढ़ाने के लिए अपने करियर में. और अब जब से हुनर हुआ है तो अब पता लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों की वजह से या मैं ये नहीं कहूँगी बच्चों की वजह से, बट क्योंकि एक बच्चा है अटेंशन मांगता है तो वो काम पे नहीं जा पाती हैं या कुछ उलझने आ जाती हैं. बट थैंक्स टू बोथ माई पेरेंट्स, अब हुनर के दादी दादू, हुनर के नानी नानू हैं, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं होती. मैं आराम से अपना कॉन्सर्ट करने जाती हूँ, रिकॉर्डिंग करने जाती हूँ, शूट्स पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं निश्चिंत हूँ कि हुनर सेफ़ है और बेस्ट हाथों में है. उसकी देख रेख मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से की जा रही है. तो एक ही लाइफ का बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रेस है, वो मुझे नहीं है, थैंक्स टू माई फैमिली सपोर्ट. एंड यू नो व्हाट, पेरेंट्स जो होते हैं वो एक ब्लेसिंग होते हैं. बुज़ुर्ग अगर आपके घर में, वैसे तो आपके ना मम्मी पापा बुज़ुर्ग लगते हैं ना सास ससुर, हाँ यंग है वो और हमेशा यंग रहें, लेकिन फिर भी हमारे घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है. कई बार क्या होता है, उस लाइफ को पता नहीं क्या कहते हैं, मॉडर्न लाइफ या अर्बन लाइफ कहते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं. लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि मम्मी पापा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे जीवन में. बिल्कुल बिल्कुल. इतने सारे गाने आपके लोग, मतलब मैं तो चाहे वो एक ओमकार की बात हो, चाहे कतिया करूँ, चाहे रईस का सॉन्ग हो, चाहे इतने सारे गानों में होता है ना, एक गाना होता है जो कि हमें लगता है कि यार ये मेरा बेस्ट है. सो इन सब में अगर मैं बोलूँ कि एक या दो आप सिलेक्ट करके बताएं जो आपको पर्सनली पसंद हो आपके गानों में से, तो विच सॉन्ग यू विल सिलेक्ट? ये बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है कि 5 उंगलियों में से सबसे प्यारी कौन सी है. इनफैक्ट मैं ना बहुत क्रिटिकल हूँ अपने काम की. मेरा फेवरेट ज़रूर होगा कि हाँ ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरा बेस्ट क्या है मुझे लगता है इट्स येट टू कम.
क्योंकि एक वही फीलिंग है या जज्बा है विच मेक्स मी कीप ट्राइंग हार्डर और कीप्स मी ग्राउंडेड, ताकि मैं और बेहतर करती रहूँ कि बेस्ट इज़ येट टू कम। तो यही मेरे जहन में रहता है, ताकि मैं और मेहनत करती रहूँ और अच्छे गाने रिलीज़ करूँ। तो वो एक मेरी मोटिवेशन है। बट हाँ, कुछ फेवरेट्स ज़रूर होते हैं। हीर मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ओंकार जो कि मूल मंत्र है हमारी गुरबाणी से, दुनिया का फेवरेट है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, मेरे बॉलीवुड गाने तो या सूफ़ी गाने तो सबने सुने, लेकिन जब कोई आकर बोलता है ना कि एक ओंकार से हमारे दिन की शुरुआत होती है, लोगों का मॉर्निंग अलार्म है वो, या फिर सोने के टाइम भी उसको सुनते हैं, उठते सुनते हैं, अपने बच्चों को सुलाते वक्त भी सुनाते हैं, और उनकी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा बन चुका है। तो जब लोग आके उसके बारे में बताते हैं ना, तो बड़ी दिल से एक ब्लेस्ड फीलिंग आती है, बड़ी एक शुक्राना की फीलिंग आती है। तो आई एम वेरी लकी टू हैव संग एक ओंकार। ये आपने जो बात बोली ना कि अगर हमारी आवाज़ के थ्रू या हमारे कोई गाने के थ्रू अगर कोई उस परमात्मा से जुड़ जाए जी, तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी जमा हो गई होगी ना। आप कहाँ रखते हो इतनी सारी ब्लेसिंग्स? बस मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे और ब्लेसिंग्स बटोरती रहूँ। हरीश जी, मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट की ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा म्यूज़िक दें अपनी ऑडियंस को। ऐसा म्यूज़िक जो बच्चे भी सुन पाएँ, बड़े भी सुन पाएँ, और हमारी एज के लोग भी सुन पाएँ। ऐसा म्यूज़िक जो मेरे जाने के बाद जब लोग सुने तो मुझे दुआएं दें और खुश हों कि ये बहुत ही मीनिंगफुल म्यूज़िक है। और बस इसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। तो उस वजह से मैंने कभी भी क्वांटिटी पे जोर नहीं दिया, हमेशा क्वालिटी पे जोर दिया है कि अच्छे गाने बनाएं। उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है। मतलब मेरा बेटा भी कल को जब बड़ा होएगा तो बोलेगा मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ऐसा काम मैं हमेशा करना चाहती हूँ। व्हाट अ वंडरफुल वे, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलाकार के जीवन में क्या ज़रूरी होता है। देखिए, जाना आना तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमारे जीती जी अगर हम किसी को उस परमात्मा से जोड़ पाएँ, इससे बेहतर ब्लेसिंग, इससे बेहतर। और फिर आपने हुनर की बात बोली कि वो जब बड़ा हो के ये बोले कि मम्मा आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। सो आई थिंक ये वाकई में बहुत ही कमाल का मोमेंट होता होगा। मेरे को एकदम इस बात से ना एक बात याद आई कि कोई वो मोमेंट आपको याद है जब आपने अपने पापा की आंख में वो खुशी की चमक देखी कि हाँ पापा आप आए मुंबई मेरे लिए सब छोड़ के, एंड देखो मैंने कर दिखाया। वो कभी कोई मोमेंट में आपको दिखाई दिया उनकी आंखों में? ऑनेस्टली मुझे तो जब भी मैं उनको मिलती हूँ, या जब भी वो मुझे गाते हुए सुनते हैं, या मुझे टीवी पे देखते हैं, या मेरी लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं, तो मैं उनको देखती तो उनकी आंखों में वो कांस्टेंट रहता है। वो कभी कहते नहीं है। और मुझे लगता है कि उसके पीछे भी एक रीज़न है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, वो अपने बच्चे की इतनी तारीफ़ें करते हैं कि कई बार जो बच्चा है ना, वो थोड़ा सा उसको लगने लग जाता है अरे मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। तो मेरे फादर ने ये लाइफ में कभी नहीं किया। उन्होंने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की मेरे मुंह पर। ये नहीं कि मुझे इनकरेज नहीं करते, लेकिन कभी भी मेरे सामने मेरी तारीफ़ नहीं करी कि देखिए मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती, कभी भी नहीं ऐसे किया। हाँ अच्छा गाया, अभी सीख रही है, मतलब वो एक कॉमा छोड़ देते थे कि ताकि मुझ में ये मैसेज जाए कि ये लर्निंग जो है कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सो वो एक कांस्टेंट एक चलता रहता है कि आई हैव टू कीप मेकिंग हिम प्राउड। तो कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं करते। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा लेसन है फॉर पेरेंट्स की कभी भी अपने बच्चे की एक्स्ट्रा तारीफ़ मत करो, उनको इनकरेज करो, लेकिन उनको उनका दिमाग इतना मत चढ़ा दो कि वो मेहनत करना छोड़ दें। वाह, एक और लेसन मिल गया। तो आज अपनी क्लास हो रही है तो बढ़िया। नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग जो मैंने अपने माँ बाप से सीखा है या अपने गुरुओं से सीखा है। सो देखिए, आज जो भी हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, पहले तो आपको मिली फैमिली टिप्स, हाँ, फिर पेरेंटिंग टिप्स भी मिल रही है, और अब आई थिंक पेरेंटिंग हमारी तरफ से और क्या हो सकता है अभी अगली टिप्स। म्यूज़िक की टिप्स तो आपने बहुत सारी सुनी होगी हर्षदीप जी से, इन्होंने तो
द वॉइस में कोच बन के भी टिप्स दी है, लेकिन आई थिंक ये जो रियल लाइफ टिप्स जो होती है, जो लेसन्स होते हैं, जी ये हमें छोटी छोटी दुविधाओं से, छोटी छोटी मुश्किलों से कई बार बचा देते हैं। क्योंकि एक अच्छे आर्टिस्ट को इमोशनली स्ट्रांग होना और उसको अपना लक्ष्य पता होना और उस लक्ष्य के लक्षण उसमें दिखाई देना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो क्या पूछूं मैं तो सोच रहा हूँ कि बस आप बोलो, मैं पूछूं नहीं। फिर वो HK शो हो जाएगा, HM नहीं होगा फिर। अरे वाह, नहीं ऐसे थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। सो हर्षदीप जी, रहमान साहब के साथ आपने काम किया जी, जो स्पॉन्टेनियस आ रहा है वही मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल वो सो उनके तो फैन दुनिया है, जी मतलब इतना अच्छा, एंड इनफैक्ट ही लाइक यू सो मच एज अ सिंगर कि जो हॉलीवुड वाली जो मैंने देखा है आपका असाइनमेंट, उसमें आपको आपकी आवाज़ ली उन्होंने। रंग दे बसंती से शुरू हुई ये बात, और भी कई बार मैंने देखा जी कि आपने उनके साथ कोलैबोरेट किया। तो कहीं ना कहीं आपने ये रखा था कि लेकिन बिकॉज एक सिंगर को एक बड़ी उपलब्धि की बात होती है कि रहमान साहब के पसंदीदा सिंगर्स में उनका नाम होना और उनके साथ काम करना। जी बिल्कुल। तो इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू कैन शेयर सम एक्सपीरियंस, जिससे बाकी जो सिंगर्स एस्पायरिंग देख रहे हैं वो भी कुछ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिल जाए उनको। जी बिल्कुल, इनफैक्ट आजकल तो और भी आसान है थैंक्स टू सोशल मीडिया। आप अपना हुनर रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और जब मैंने शुरू किया था, मुझे 20 साल हो गए हैं वैसे इंडस्ट्री में। मेरा पहला फिल्म का गाना 20 साल पहले आया था। मुझे तो ऐसा मेरी लगता है त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। नहीं, उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लेट मी मतलब टेल मैंने यू। बहुत जल्दी स्टार्ट किया था। जल्दी स्टार्ट किया था, ये ठीक है। बिकॉज आई रिमेंबर वो दिल्ली में मैंने आपको जब सुना था पहली बार, आई थिंक इट वाज संगम कला ग्रुप और वेयर, आई डोंट जी नो, समवेयर। एंड तब से आज तक पहले तो जो उनका जैसा उनका ऑरा है वो बदला नहीं, और इतना कमाल भगवान ने आपको बनाया है, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व की धनी हैं आप। और क्या ही बोलूँ, मैं ट्रैक से हट गया हूँ, फिर से आते हैं उधर ही। रहमान साहब। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मतलब बचपन से ही एक सपना था कि मैं रहमान सर को मिलूं। मतलब उनके लिए गाना तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा। बस एक बार उनको मिल लूं, उनके दर्शन हो जाए, उनको देख लूं, क्योंकि उनका म्यूज़िक सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। और उनका म्यूज़िक सिर्फ अच्छा ही नहीं, जादुई था। इट वॉज मैजिकल, द साउंड दैट ही हैड ब्रॉट टू द म्यूज़िक इंडस्ट्री, वो बहुत ही नया साउंड था। और उनके बारे में ये बात बड़ी पॉपुलर थी कि वो नए लोगों को ब्रेक देते हैं, नई नई आवाज़ें वो यूज़ करते हैं अपने गानों में। तो एक वो जहन में बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वो थी, इच्छा थी कि मैं उनके साथ कभी मिलूं, उनके साथ काम करूं। एंड दैट ड्रीम केम ट्रू व्हेन आई sang फॉर हिम इन एक ओंकार। इनफैक्ट एक ओंकार से पहले मैंने उनके लिए गाया था, वो किसी को ज़्यादा पता नहीं है, वो थी फिल्म किसना, सुभाष घई जी की। अच्छा। तो उसका बैकग्राउंड स्कोर चल रहा था जब मैं उनसे मिली थी ऑडिशन देने के लिए। वहाँ 3-4 और भी सिंगर्स थे। और फिर जब मेरी बारी आई ऑडिशन देने की, तो मैंने 3 गाने माइक पे उनको सुनाए। एक मैंने गज़ल गाई थी, एक इंग्लिश गाना गाया था, और एक सूफ़ी कलाम गाया था। और उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उसी वक्त उन्होंने कहा कि मैं किसना का बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ, उसमें कुछ कोरस का पार्ट है, तो आप कोरस में गाना चाहेंगी? मैंने कहा आप नेकी और पूछ पूछ, आपके लिए तो मैं एक शब्द भी गा दूँ वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने किसना के बैकग्राउंड स्कोर में गाया था इन द कोरस। तो वो एक्चुअली मेरा पहला प्रोजेक्ट था उनके साथ। फिर उसके बाद जब वो रंग दे बसंती का म्यूज़िक बना रहे थे और एक ओंकार की शायद बात चली होगी, तब उन्होंने मुझे याद किया। और दैट वाज माय फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग विद रहमान सर, लाइक प्रॉपर फिल्म रिकॉर्डिंग। और जब मैंने फिल्म देखी तो वो इतनी खूबसूरती से उसको पिक्चराइज़ किया था। सीडी पे पहला ट्रैक ही एक ओंकार था, फॉलोड बाय अदर सॉन्ग्स बाय लता जी, दलेर पाजी, और इतने बड़े बड़े सिंगर्स ने उस एल्बम में गाना गाया था। तो उन सब के साथ अपना नाम पढ़कर मुझे बड़ी प्राउड फीलिंग हुई थी। उससे पहले भी मैंने फिल्मों में बहुत गाने गाए थे, बट आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में एक बात फैलती है कि अरे ये कौन है सिंगर जिससे A.R. रहमान ने गवाया है। तो उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद और मुझे गाने मिले, और फिर मैं रहमान सर के साथ वर्ल्ड टूर पे भी गई, उनके टूर का हिस्सा रही हूँ बहुत साल। 2010 से अभी तक मैं उनके साथ
शोज़ पे जाती हूँ, उनके वाह। कॉन्सर्ट्स पे। तो मतलब मैंने इतना सा मांगा भगवान से और इतना कुछ दे दिया। वाह, इतना सा मांगा और इतना दे दिया। कई बार हमारी जो मेहनत होती है और हमारी ईमानदारी होती है और हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ जब होती है, एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आई कहीं गज़ल में थी कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। वाह। सो ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि कई बार मुश्किल होती है, तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में आती है, हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में हर फील्ड में, लेकिन कई बार वो दुआएं ना रास्ते को आसान बना देती है, बिल्कुल। लिफ्ट करा देती है। सो व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट यू हैव गॉट। और मैंने सोचा था मैं हिंदी में ही ज़्यादा बात करूँगा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना तो पता नहीं, मेरा हिंदी मीडियम स्कूल मुझे खींच लेता है पीछे। नहीं नहीं, हिंदी मेरी अच्छी है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे जैसे गानों में मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर से काफ़ी शाबाशी मिलती है कि अरे आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ हिंदी है आपकी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मेरा जन्म दिल्ली का है, बॉम्बे आए हुए अब तो कुछ 16-17 साल हो गए, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, मेरी हिंदी अच्छी है, तो गानों में बहुत ही आसानी होती है। इवन साउथ के गाने जब मैं गाती हूँ तो मैं हिंदी में लिखती हूँ, तो अच्छे से मात्राएं वगैरह आप समझ आ जाती डाल सकते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही हेल्प होती है अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो। आप जब गाने लिखते हैं तो हिंदी में लिखते मैं हैं? हिंदी में लिखती हूँ, मतलब वो लिपि भी मैं हिंदी फ़ोन में? पे भी नहीं लिखती। इनफैक्ट आजकल तो फ़ोन पे पढ़ के सब गाते हैं, बट मैं खुद लिख के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कुछ वर्ड्स या लेटर्स को मार्क कर लेती हूँ, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कौन से शब्द पे कितना ज़ोर देना है, तो इट रियली हेल्प्स मी। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चीज़ मुझे किसी ने बताई थी कि शायद लता जी भी ऐसा करते थे जी। और आशा जी भी ऐसा करते वो थे। तो मैंने सुना है कि लता जी जहाँ पर सांस लेने ना, वो भी नोट करती थी वाह। कि इस शब्द के बाद, राही शब्द के बाद मैं सांस लूँगी, और लग जा गले के बाद एक शॉर्ट ब्रेथ फिर। तो वो भी मुझे किसी ने बताया था कि वो इतनी पर्टिकुलर थी अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए कि कहाँ सांस लेनी है, वो भी वो नोट करती थी। लेसन, हाँ, नोट करते जा रहे हैं ना आप भी। नीचे से स्क्रॉल में डाल दो आप। देखो सांस, टिप नंबर 5। सांस भी कहाँ लेना है ये भी सिंगर को लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली में हम लोग क्या होता है ना, शॉर्ट ब्रीदिंग और ये सब जो टिप्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कई बार जैसे हम गा रहे हैं और बीच में लंबी सांस ले ली, छोटी सांस, तो गड़बड़ा जाता है, गाने के भाव बदल जाते हैं। तो थैंक यू, व्हाट अ वंडरफुल टिप नंबर कौन सी थी पता नहीं, आप नोट करके बता देना। वाह, मेरे तो सवाल ख़त्म हो गए। एक टिप और है बहुत ही, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है खुद ही, कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, वेरी गुड, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वेरी गुड, लेकिन मुझे क्या लगता है कि लाइफ में क्या चीज़ सक्सेसफुल होती है, क्यों होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, आई एम श्योर करती है, बट आपकी मेहनत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, और आपकी नीयत। मुझे ऐसा लगता है ये जो वर्ड है बहुत अंडररेटेड है, लेकिन दिस शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी इन समबडीज माइंड, कि अगर आपने कुछ काम करना, अगर आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो, तो उसको अच्छी नीयत से करना चाहिए। नीयत, अगर आपकी नीयत ही गड़बड़ है तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वाह। तो अच्छी नीयत से किया हुआ काम, मुझे लगता है कि हमेशा 100% सक्सेसफुल होता ही होता है। उस टाइम भले ना हो, बट इवेंचुअली वो सक्सेसफुल होता ही होता है। अच्छा, इस वाली बात को थोड़ा अगर एलैबोरेट करें जी, तो जो यूथ या कई लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि नीयत होती क्या है। योर इंटेंशन। इंटेंशन, और इंटेंशन के भी इतने लेयर्स हैं अंदर। कई बार हम सोचते हैं कि यार हमने तो किसी का, एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे जी। रोज़ सुबह मंदिर जाते थे, उसके बाद दुकान जाते थे, उसके बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अचानक से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, और अकाल मृत्यु के बाद में जो उनके जो दूत थे वो उनको लेके गए ऊपर धर्मराज के पास। तो धर्मराज ने बोला कि इनको नरक में ले जाओ। सो टेंशन में आ गए, अरे नरक, आप क्या बोल रहे धर्मराज जी, मैंने किसी का बुरा कब किया, क्या किया, मुझे बताओ, आप ऐसे कैसे नरक में ले जाओगे। तो उन्होंने बोला कि चेक करो इनका, बताओ जो इनके कर्मों का खाता खोलो। तो खाता खोला, तो बोले सर इनका तो कुछ बुरा काम दिख रहा नहीं। तो बोले हाँ, मैंने बोला था अभी स्वर्ग में लेके जाओ मुझे।
तो स्वर्ग में लेके गए तो वो जो डोर था वो ओपन ही नहीं हो रहा है। सो फिर से वो लेके आया धर्मराज के पास कि अरे सर नहीं खुल रहा है डोर। सो बोले डोर क्यों नहीं खुल रहा है, तो जब इधर नहीं तो जाएगा कहाँ अब। सो फिर बहुत रिसर्च R&D के बाद में धर्मराज जी ने उनको ये बताया जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। उन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, आपने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन ये स्वर्ग का द्वार खुलने के लिए आपको एक अच्छा काम करना था कोई, जो आपने नहीं किया। तो अच्छा काम ज़िंदगी में कोई एक करना होगा, और अच्छा काम ये नहीं कि सिर्फ हमने अपने लिए हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया और हमने किसी और के लिए नहीं किया। तो ऐसा भी बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर आप कुछ भलाई का काम करें, अपने मम्मी पापा के लिए ही करें, अपनी फैमिली के लिए करें, भले वो भी भलाई में ही आता है। सो अगर स्वर्ग का दरवाज़ा खुलवाना है ना ऊपर जाकर, तो अच्छा काम, नियत के बाद साथ में नियत, मेरे ख्याल से इंटेंशन हमारी तब अच्छी होगी जब हम हमारे साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ऐसा नहीं वहाँ पे गड्ढे खोदते चले जाएं जो पीछे से आने वाले वो गिर जाए। तो आपने इतनी सारी हिदायतें, इतनी सारी टिप्स भी हमारे नए सिंगर्स को दी है, उसके लिए तो बहुत सबकी तरफ से आपका शुक्रिया। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे ख़त्म करने का मन नहीं कर रहे, कुछ और बाकी रह गया है। तो आप बताएं मुझे, अब हम किस टॉपिक पे बताना चाहें? आप बताइए। हर्षदीप कौर जी सामने है यार, अगर ये लाइव होता ना तो मैंने आपसे पूछ लेना था कि आप बताओ क्या पूछे। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे किस्से होते हैं जीवन में जो कि ना हमें इंस्पायर करते हैं। जैसे आपने नियत की बात करी, तो कई बार ये सीख हमें मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी से ये सीख मिल जाती है, कई लोगों के माँ बाप शायद अच्छे होते हैं, उनको ये सीख मिल जाती है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि उनके अंदर अच्छाई का वो बीज पनप नहीं पाता है। सो आपको क्या लगता है कि क्या करें हम जिससे कि हमारी नीयत और बेहतर हो पाए और फिर हमें मुराद हासिल हो पाए? मुझे लगता है कि आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि हर कोई इंसान अपनी एक पर्सनल स्ट्रगल के थ्रू जा रहा होता है। तो अगर कोई इंसान आपके साथ रूड है या आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, तो उसकी कोई उसमें मजबूरी होगी या कुछ पर्सनल स्ट्रगल है जिसके बारे में शायद उसको भी नहीं पता। वाह। लेकिन आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे और आपको वो अफेक्ट ना हो, उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि आपका कंट्रोल दूसरों पर नहीं है, पर आपका खुद पे तो कंट्रोल है। सो आप अपना काम हमेशा अच्छा करो, और दूसरे के साथ जो हो रहा है आई थिंक वो वक्त के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में जो है आप उसको कंट्रोल करिए। एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल डू टू यू। आप उनके साथ अच्छे रहिए और बस खुश रहिए। और खुश रहना, मैंने कहीं सुना है कि किसी कुछ हासिल करके इंसान को खुशी नहीं मिलती, सक्सेसफुल होके खुशी नहीं मिलती। कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन फिर भी खुशी ढूंढ रहे होते हैं। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि इट्स अ डेली प्रैक्टिस। खुश रहना एक डेली प्रैक्टिस है। यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू बी हैप्पी। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, मुझे लगता है कि मदर बनने के बाद वो जो चीज़ है ना वो ज़्यादा अच्छे से आ गई है मुझे। पहले हम कहते थे अरे जब तक ये गाना नहीं आएगा तब मज़ा आएगा, ये गाना रिलीज़ होगा तब मज़ा आएगा, अरे हम घर ले लेंगे तो मज़ा आएगा, ये वाली गाड़ी ले लेंगे तो खुशी होएगी। बट उस टाइम आपको थोड़ी खुशी होती है, देन यू बैक टू नॉर्मल। फिर कुछ अगर लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है तो अब फिर आप सैड हो जाते हैं। तो वो एक कांस्टेंट चीज़ है कि आपको खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही ढूंढनी है। एंड स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ मदर, जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ कैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसी मोमेंट में जीते हैं। वो ना पास्ट का सोचते हैं ना आगे की उनको टेंशन होती है, वो उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो बच्चे से इनफैक्ट मैं ये सीख रही हूँ कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय किया जाता है। उसका फेवरेट फ्रूट काट के रख दूँगी तो वो इतना खुश हो जाता है। और हम कई बार ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, हम इतने थैंकलेस हो जाते हैं, हम वो शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। सो वंस वी बिकम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, आई थिंक खुशी अपने आप आ जाएगी। So this is what I've learned from my child. To be happy. And I want to clap for this. अरे नहीं। इतना कुछ हासिल किया इन्होंने जीवन में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुशी की परिभाषा ये बोली कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी भौतिक चीज़ें हैं, उनमें खुशी ढूंढने मत जाओ। खुशी हमें उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में मिलेगी। कई बार होता है किसी ने अगर आपके सामने मुस्कुरा दिया ना, वो भी एक बहुत खुशी की बात हो जाती है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं अभी भी ज़हन में, लेकिन आखिरी 5 मिनट कि आपका आधार
जो इन अच्छाइयों का आपने बताया, मुझे लगा आधार कार्ड नंबर पूछना है क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं है। हिंदी ज़्यादा हो गई ना। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थैंक यू। दिस इज वन मोर टिप कि कई बार सिचुएशंस पे हंसना और अपने ऊपर हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। इट्स लाइक एन, बचपन में पढ़ा था, लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सिचुएशंस पर बाद में हंस पाएँ वाह। और उसके ऊपर रोते ना रहें। मेरा बेटा मुझे बुलाता है फनी ममा, क्योंकि कई बार वो उसको कुछ चोट लगती है, कुछ गिर जाता है, मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ, अरे क्या हो गया, आर यू ओके? तो बोलता है मम्मा, फनी मम्मा। फिर वो अपनी दर्द भूल जाता है या अपनी प्रॉब्लम भूल जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू बी हैप्पी। चलो रैपिड फायर। सो एक काम करते हैं, जनरल वे में रैपिड फायर को आज छोड़ देते हैं। जनरल वे में कुछ सवाल पूछता हूँ क्विकली कि कितनी बजे उठते हैं आप सुबह, अगर आप उठना चाहें खुद से? जितने बजे मेरा बेटा उठ जाए मुझे उठाते हैं। सो रफली 8:30, गुड डेज 9:30। उठने के बाद आप मतलब जो अपने दैनिक कार्यक्रम हैं उनके अलावा आप क्या करना पसंद करेंगे सुबह उठ के? क्योंकि जब से मेरा बेटा हुनर स्कूल जाने लगा है, अब तो आप सारी बातें आप सुनेंगे बच्चे के आसपास ही होती हैं। पहले हम सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड। अगर मम्मी पापा ने सुबह संभाल लिया और आपके पास टाइम है, तो आप सुबह किस चीज़ में बिताना चाहेंगे? तो पहले तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोना चाहूँगी। और अगर उठ गए और तो गरम चाय का कप, और मैं अपना फ़ोन पे मैं अपना तानपुरा ऑन कर लेती हूँ और थोड़ा वोकल वार्म अप्स और थोड़ा गाना साथ साथ शुरू करती हूँ। मुझे वो टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि गरम गरम चाय और थोड़ा सा रियाज और मॉर्निंग वोकल वार्म अप्स करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, चाय में अगर थोड़ी आपको कोई अदरक और अगर काली मिर्च और लौंग भी अगर डाल दें, अच्छा, तो उसमें इलायची भी चाहिए या नहीं चाहिए? ये मतलब ये रैपिड फायर का क्वेश्चन है। मुझे एक्चुअली प्लेन चाय अच्छी लगती है, लेकिन अच्छा, कभी कभी जैसे थोड़ी सर्दी हो रही हो या गले में थोड़ी सी खिचखिचाहट हो तो थोड़ा अदरक, सौंफ। अच्छा, सौंफ भी? हाँ, सौंफ चाय में से ठंडक आती। कभी पेट खराब हो तो चाय नहीं मिस कर सकते, अजवाइन डाल देंगे चाय में, बट चाय नहीं मिस कर सकते। अभी ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं तो पता चला चाय में आप वाइन डाल के पी लेंगे। चाय में अजवाइन पानी है। हाँ, एक बारी मैंने अदरक की जगह लहसुन भी डाल दिया था और अपने पापा के लिए बनाई थी। वो ग्रेट करके रखा हुआ था, मैंने गलती से, पुरानी बात है, हाल ही की बात नहीं है। पापा कहते कुछ अलग टेस्ट आ रहा है चाय में। ओ सॉरी, मैं जिंजर की जगह गार्लिक डाल दिया। तो ऐसे भी होता है कभी कभी। पर आपके पापा इतने स्वीट है ना, मुझे याद है एक बार हम लोग जब मिले थे घर पे, वो आए थे और वो जो दही बड़ा था वो वहीं से आया है। उनकी तारीफ मैंने उन्हीं से ही सुनी। आप हर्षदीप जी, आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकारा, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया, थैंक यू। और हमारी जितने भी लोग अभी इस वक्त सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे आज तो लेसन भी मिले हैं, टिप्स भी मिली हैं। और टिप्स और लेसन से जब भी कोई सिंगर को देखता है ना, तो ऐसा लगता है यार इतने ये तरक्की किए, इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, वाह क्या आवाज़ में मिठास, ऐसी गोलाकार आवाज़ आती है। तो हमें लगता है ना, जो सिंगर है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, ऐसा लगता है यार क्या खाते हैं, है ना, क्या रियाज करते हैं, क्या नहीं खाते। अच्छा, खाने पीने का भी परहेज़ करते हो क्या ज़्यादा? नहीं, मैं तो बहुत बड़ी फूडी हूँ, मैं तो बहुत ही शौकीन हूँ खाने की। बस जैसे गले के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी, जैसे कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि आप कुछ अगर फ्राइड खाते हैं तो उसके बाद ठंडा ना पिए, गरम चाय पी लें या कुछ गरम पी लें उसके बाद। वाह, बस ऐसी चीज़ें हैं, अदरवाइज छाछ वगैरह सब पी सकते हैं। सब ने सुन लिया ना। अभी देखो मैं ना कैसा रियाज करता हूँ, मैं एक बार अप्रूव करा लेता हूँ आपसे, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं सुबह ऐसे अपना, आपने जैसा बोला मुझे भी तानपुरा मिल जाए तो चलो, भैरव लगा हुआ है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, लंबी गहरी सांस लेता हूँ, जितना लंबा मैं कर सकता हूँ, 30 सेकेंड, कभी कभी 35 भी हो जाता है, एक दो बार। दिस इज वेरी गुड फॉर ब्रीदिंग। हाँ, लॉन्ग होल्ड ना। एक कामनेस आने, एक ठहराव के लिए बहुत ज़रूरी है ओम का रियाज।
और ओम के अलावा ना मैं कुछ करता हूँ, आप अप्रूव कर देना अगर ठीक कर रहा हूँ। मुझे ना किसी ने बोला था कि थोड़ा लिप्स का और टंग के लिए कुछ, जैसे हम लिप ट्रिल्स। हाँ, आप भी करते हो? बहुत अच्छा रियाज है वो। तो मैं करके बताऊँ आपकी सही करता ब्रीदिंग हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, लिप्स के लिए सुर में, सुर में ठीक है? बिल्कुल बढ़िया अच्छा, और जी। टंग के लिए बहुत बढ़िया। अप्रूव्ड। जो नॉन सिंगर्स हैं उनको लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ी फनी एक्सरसाइजेस हैं, तो बट कभी दीज आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। एक मसाज मिल जाती है आपके वोकल कॉर्ड्स को, हाँ, आपकी ब्रेथ अच्छी हो जाती है जी। और एक ये भी करता इससे सब मच्छर भाग जाएंगे। सो एक दो तो बता दो ना, आप ऐसा क्या कर रहे हो? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्रोवोक कर रहा हूँ आपको कि कुछ तो मिले। नहीं नहीं, इनफैक्ट मेरी एक टीचर थी स्कूल में जिन्होंने मुझे वेस्टर्न म्यूजिक की काफ़ी ट्रेनिंग दी थी। तो एक स्केच पेन्स का गुच्छा था, हाँ, कुछ 10-12 स्केच पेन्स होते थे, उस पर रबर बैंड चढ़ी होती थी। हाँ, वो लिटरली वो पूरा मेरे मुंह में डाल देती थी I कि know शुड that. ओपन योर माउथ Open एंड your mouth, सिंग, guys. स्पेशली व्हेन यू Yes. सिंगिंग वेस्टर्न म्यूजिक, I know. इंडियन में तो मुंह हाँ, खोल के गाना बहुत ज़रूरी है। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया था। अभी तो ये मैं अभी प्रैक्टिकली वो नहीं डालती हूँ, बट अभी ये स्केच पेन का गुच्छा मेरे पास भी नित्या के लिए तैयार होने वाला है। तो आई थिंक ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Breathing. वो जैसे जैसे मैं परफॉर्म करती हूँ मैंने और रियलाइज़ किया कि कितना ज़रूरी है अच्छी ब्रीदिंग होना और अपने गले को हाइड्रेटेड रखना। तो पानी का सिप सिप जैसे लेते रहना बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी, ल्यूकवार्म। नॉर्मल सादा रूम टेम्परेचर का पानी भी बहुत ज़रूरी है, मतलब पीते रहें तो इट्स वेरी गुड फॉर योर थ्रोट। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी हमारा एपिसोड ऐसा बन गया ना, हम लोग इसको बेच भी सकते हैं किसी को। इतने सारे भाई आजकल तो कितना हो गया ना। दीज आर फ्री टिप्स जो आपको HM शो पर ही मिलेंगी। सो दिल तो कर रहा है कि आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें, कोई भी 4 लाइन जिस पे कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो मुझे अपना ही गाना कुछ सुनाना पड़ेगा। प्लीज़, अभी जो आपका गाना आया है, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग एंड द वे यू पिक्चराइज दैट। मैंने देखा मुक्ति जी हैं उसमें जी और एक आर्टिस्ट की लाइफ को आपने पोर्ट्रे किया है कि कैसे वो काम काज में अपनी ज़िंदगी की लाइक यू नो बिल्कुल। रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आर्टिस्ट कैसे ख़त्म हो जाता है। एंड इतना सुंदर तरीके से उन्होंने उस गाने में पोर्ट्रे किया है। एंड सॉन्ग तो ऑफ कोर्स कमाल है, बट दोनों चीज़ें, एक ऑडियो और विजुअल, दोनों बहुत कमाल हैं। सो जिन्होंने भी अभी तक वो गाना नहीं देखा है, प्लीज़ यहाँ मेरे इसके नीचे लिंक भी होगा, वहाँ जाके आप क्लिक करें और ज़रूर से देखें। एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आर्टिस्ट को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करें। और मैं चाहता हूँ कि आपके उस गाने के इतने मिलियन व्यूज़ हों, हमारे Thank जितने you, भी thank लिसनर्स you, देख thank रहे हैं, उस गाने को बहुत प्यार मिले। सो चाहे जो भी आप गाना प्यार मिले से याद आया, मैंने गाना खुद कंपोज किया था और लिखा था जिसका नाम है प्यार मिलया। और इसकी वीडियो हमने निकाली थी लॉकडाउन में, ये गाना रिलीज़ किया था। ये गाना बात करता है शुक्राना, थैंकफुलनेस, बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ। तो ये गाना मैंने मनकीत के लिए लिखा था, जो मेरे हस्बैंड है। अब तब लिखा था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने एंगेजमेंट पर उनको एज अ गिफ्ट ये गाना गिफ्ट किया था। मैंने कोई महंगा गिफ्ट नहीं लिया था, मैंने गाना गिफ्ट किया था उनको। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, मनकीत इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। जी, हम स्कूल में साथ थे। चाइल्डहुड लवर्स नहीं है। अच्छा, फ्रेंड थे। फ्रेंड्स थे, सेम क्लास में थे हम, 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड ओह माय गॉड, इकट्ठे थे। और फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी और ही केम टू बॉम्बे टू डू हिज कॉलेज हायर स्टडीज़। तो वहाँ पर हम वापस रिकनेक्ट हुए। तो ये भी डेस्टिनी है कि माई सोलमेट वॉज ऑलवेज देयर अराउंड मी, पर मुझे पता नहीं था। जब मिलना लिखा था तभी हम मिले। एंड जो मेरी फीलिंग्स थी उनके लिए, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मुझे लगता है कि लाइफ पार्टनर लाइफ में सही मिल जाए ना, तो आधी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्टेड है। तो लाइफ पार्टनर करेक्ट चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डिसीजन आपका गलत हो जाए तो लाइफ काफ़ी डामाडोल हो सकती है। सो 2 लाइनें प्यार मिलया की जो मैंने कंपोज किया। एंड अगेन ये गाना मैं अपनी ऑडियंस को भी डेडिकेट करूँगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया है और हमेशा मेरे म्यूज़िक को और बढ़ावा दिया है। सो थैंक यू।
मेरे रब्बा मैं शुक्र मनावा कि मैनू मेरा प्यार मिलिया। मेरे रब्बा मैं शुक्र मनावा कि मैनू मेरा प्यार मिलिया, कि मैनू मेरा प्यार मिलिया। होइयां दिल दियां पूरियां दुआवां कि प्यार बेशुमार मिलिया, कि मैनू मेरा प्यार मिलिया। थैंक यू सो मच। BTS with Harish Moyal.